Welcome back to Level Up Classes, a free lecture series by Econ देहरादून यूट्यूब चैनल। तो हमने लेवल अप क्लासेस स्टार्ट किए। लेवल अप क्लासेस के अंदर वो सभी इंपॉर्टेंट डिसीजेस, वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे नोरसेट एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, उन पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे और ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक उनको लेकर जाएंगे। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरे। हम सबने देखा होगा नोरसेट के अंदर ज्यादातर प्री एग्जाम्स के अंदर मेंस में उतना नहीं आता जितना प्री एग्जाम में आता है। प्री एग्जाम के अंदर हमारा ज्यादातर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा देने लग गए, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, उनमें एक्सरे भी इंक्लूड किए जाने लगे। पहले तक सिर्फ ईसीजी पूछी जाती थी आपसे, नॉर्मल या एबनॉर्मल ईसीजी देता था, उसमें आइडेंटिफाई करो। अब एक्सरे टॉपिक भी इंक्लूड होने लग गया है हमारा नोरसेट एग्जाम में। तो उस नोरसेट के उस लेवल तक जाने के लिए ये लेवल अप क्लासेस स्टार्ट की गई हैं आपकी। इसके अंदर आज हम एक्सरे के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं नॉर्मल चेस्ट एक्सरे के बारे में। आज की क्लास में पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को कैसे रीड करना है, उस नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को कैसे हमें अप्रोच करना है। जब हमें नॉर्मल चीजों के बारे में पता होगा तभी हम एबनॉर्मल चीजों में से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं भाई, ये किसी पेशेंट का हमारे पास नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, दिखाई दे रहा है सबको, इजीली क्लियर है, विजिबल है। तो ये नॉर्मल एक्सरे के अंदर सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले आपको पेशेंट के डाटा के साथ एक्सरे को रिलेट करना है कि आपने सही पेशेंट का एक्सरे तो उठाया है। ऐसा ना हो कि किसी ने एक्सरे को मिक्स कर दिया हो, पेशेंट पार्टी ने ही एक्सरे को मिक्स कर दिया हो, किसी और का एक्सरे उठा लाए हो, या फिर आपके जो अटेंडेंट होते हैं उन्होंने गलत एक्सरे दे दिया हो, या नर्स के द्वारा, नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा वो एक्सरे दूसरे पेशेंट का लग गया हो। तो आपको सबसे पहले करेक्ट एक्सरे, राइट पेशेंट का राइट एक्सरे सेलेक्ट करना है। सेकंड, उसके बाद एक्सरे में आपको सेलेक्ट करना है कौन सी साइड हमारी राइट है, कौन सी साइड लेफ्ट साइड है, जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाए राइट लंग कौन सा होगा, लेफ्ट लंग कौन सा होगा, वो आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। एक्सरे के टॉप कॉर्नर पर लिखा होता है आर राइट, और कुछ एक्सरे में लेफ्ट भी लिखा होता है, या मोस्टली में आर साइन से हमारा राइट साइड डिनोटेड होती है। नेक्स्ट, आपको नॉर्मल एक्सरे के लिए पेशेंट पोजीशन को आइडेंटिफाई करना होगा। क्या एक्सरे के दौरान, जब पेशेंट का एक्सरे किया गया, मरीज का एक्सरे किया गया, उस टाइम पे पेशेंट नॉर्मली पोजीशन में था या नहीं था? ज्यादा आगे बेंड फॉरवर्ड तो नहीं था, बिल्कुल नीचे की तरफ कमर झुका के तो नहीं बैठा हुआ था, उसकी बैक वर्टिब्रा स्ट्रेट होनी चाहिए। सुपाइन पोजीशन में है तो सुपाइन पोजीशन में पेशेंट स्ट्रेट होना चाहिए। लेफ्ट या राइट अगर पेशेंट रोटेटेड रहेगा तो हो सकता है आपका एक साइड का लंग शॉर्ट दिखाई दे, एक साइड की क्लेविकल बोन बैंड दिखाई दे, या फिर वर्टिब्रा डेविएटेड दिखाई दे। तो नॉर्मल प्रॉपर पोजीशन में पेशेंट का होना बहुत जरूरी है एक अच्छे एक्सरे के लिए। थर्ड एक्सरे में देखा जाएगा एक्सपोजर। एक अच्छे एक्सरे में करेक्ट एक्सपोजर का होना बहुत जरूरी है। अगर एक्सरे को ओवर एक्सपोज कर दिया जाएगा तो एक्सरे में कंप्लीट ब्लैक लंग फील्ड आपको दिखाई देगी, सब कुछ ब्लैक कलर का दिखाई देगा, तो उसमें आप इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सरे को अंडर एक्सपोज किया जाएगा तो एक्सरे बिल्कुल व्हाइट दिखाई देगा, वहां पर भी जो बारीक बारीक डिटेल्स होती है उन वो हमारी मिस हो जाएगी, हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसलिए एक्सरे का करेक्ट एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। चलो, ये तो कुछ बेसिक्स बातें हो गई। अब एक्सरे को सर अप्रोच कैसे करना है, एक्सरे को हमें कैसे देखना है? हमारे सामने किसी मरीज का एक्सरे है वार्ड में, आईसीयूज में, या आपके घर पे ही लगाओ, कोई भी पेशेंट, कोई भी आपका रिलेटिव एक्सरे लेकर आता है, तो उसका एक्सरे को कैसे देखना है, कैसे मैं उस एक्सरे को स्टडी करूं, कैसे मैं उस एक्सरे को रीड करूंगा? तो भाई एक्सरे को स्टडी करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, दो मेन मेथड्स होते हैं। या तो हम उस एक्सरे को बाहर से अंदर की तरफ में पढ़ते हैं, बाहर से देखना शुरू करेंगे, सबसे पहले आउटर साइड देखेंगे, उसके बाद अंदर की तरफ धीरे धीरे करके जाएंगे। या फिर उस एक्सरे को पढ़ने का दूसरा तरीका होता है सेंटर पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, सेंटर पोर्शन से रीड करते चलेंगे और आउटर साइड की तरफ जाएंगे। अब ये डिफरेंट वेरी करता है अलग अलग डॉक्टर्स पे, या आप पे डिपेंड करता है कि आप उस एक्सरे को कैसे देखना चाहते हो। दो तरीके होते हैं हमारे एक्सरे को देखने के। तो सबसे फर्स्ट, कुछ
ट्रिक्स है, कुछ निमोनिक्स है उन एक्सरे में नॉर्मल फाइंडिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक बेसिक ट्रिक आती है हमारी ABCDE, ABCD कहीं कहीं पर F तक भी मिल जाएगा, सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है। तो एक बिल्कुल बेसिक और सिंपल ट्रिक से समझेंगे ABCDE के मेथड से कि एक्सरे में नॉर्मली हमें सबसे पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, उसके बाद ही हम एबनॉर्मल फाइंडिंग्स की तरफ जाएंगे, डिसीज कंडीशंस पर उसके बाद में बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट आया हमारे पास ए से, पेशेंट का एयरवे चेक करना है। सबसे फर्स्ट क्या देखेंगे हम, सेंटर से आउटर की तरफ चलेंगे। सबसे फर्स्ट ए से पेशेंट का एयरवे असेस करना है। एयरवे में सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, तो ऊपर की तरफ सबसे फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास, ट्रैकिया। पेशेंट का ट्रैकिया नॉर्मली लोकेटेड है या नहीं, तो देखना है पेशेंट का जो ट्रैकिया है वो सेंटर में है या फिर नहीं है, वर्टिब्रा कॉलम के साथ सेंटर में आ रहा है या फिर लेफ्ट साइड या राइट साइड डेविएटेड तो नहीं है। ये हमें असेस करना होगा कि ट्रैकिया या तो लेफ्ट साइड डेविएटेड है या राइट साइड डेविएटेड है या फिर नॉर्मल सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। अगर प्लूरल इफ्यूजन या हीमोथोरेक्स या न्यूमोथोरेक्स देखने को मिलता है तो ट्रैकिया हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट होता है। अगर मैं मान लेता हूं कि इस पेशेंट के राइट लंग में हीमोथोरेक्स डेवलप होने लग जाए, इस पेशेंट के राइट लंग में हीमोथोरेक्स मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड इन प्लूरल कैविटी, हीमोथोरेक्स हो गया। तो अगर हीमोथोरेक्स ज्यादा देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से जो लंग फील्ड होगी पेशेंट की वो ट्रैकिया पर प्रेशर डालती है। वो लंग फील्ड ट्रैकिया पर प्रेशर डालेगी तो ट्रैकिया डेविएटेड टू द लेफ्ट होने लग जाएगा। ऐसे ही सिमिलर अगर पेशेंट में न्यूमोथोरेक्स है तो न्यूमोथोरेक्स भी ट्रैकिया पर प्रेशर डालेगा और ट्रैकिया डेविएटेड टू द लेफ्ट हमें देखने को मिलेगा। सॉरी, वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर पेशेंट का लंग्स कोलैप्स हो जाए किसी कंडीशन की वजह से, पेशेंट का लंग्स कोलैप्स हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, पेशेंट का ये लंग्स था हमारा, ये पेशेंट की लंग फील्ड थी, ये लंग फील्ड बिल्कुल कोलैप्स हो गई है अंदर की तरफ, बिल्कुल ही ये अंदर की तरफ आ गई है, बिल्कुल कोलैप्स हो गई है। तो अगर पेशेंट का लंग फील्ड कोलैप्स हो रहा है तो याद रखना ट्रैकिया डेविएटेड टू द सेम साइड देखने को मिलता है, सेम साइड ट्रैकिया हमारा डेविएट करता है। तो दो बातें याद की हमने एयरवे के अंदर कि अगर पेशेंट में प्लूरल इफ्यूजन, हीमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स जैसी कंडीशन डेवलप होगी तो ट्रैकिया हमेशा अपोजिट साइड डेविएट करेगा, और अगर लंग कोलैप्स देखने को मिलेगा, कंप्लीट लंग फील्ड कोलैप्स हो रही है, तो सेम साइड ट्रैकिया हमारा डेविएट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हो रहा है? चलिए, फर्स्ट नॉर्मल फाइंडिंग एयरवे के बारे में बात कर रहे हैं। एयरवे के अंदर हमने ट्रैकिया असेस किया, ट्रैकिया के बाद दोनों ब्रोंकस देखेंगे, ब्रोंकस दोनों जा रहे हैं हमारे राइट और लेफ्ट लंग के अंदर, और लेवल ऑफ करीना असेस किया जाता है जहां पर आपके ब्रोंकस डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है? सबसे फर्स्ट अप्रोच में एयरवे असेस की हमने, एयरवे के अंदर ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड लेवल ऑफ करीना असेस करना है। चलिए सेकंड बढ़ रहे हैं, इसके बाद बी से बोन्स, बी से बोन्स या फिर ब्रीदिंग, बोन्स या फिर ब्रीदिंग। अब बोन्स के अंदर क्या देखेंगे, बोन्स के अंदर देखेंगे हम कि पेशेंट की जो क्लेविकल है वो पोजीशन पर है ठीक से या नहीं। क्लेविकल की पोजीशन से असेस किया जाता है कि पेशेंट का एक्सरे नॉर्मल है या फिर रोटेटेड है ज्यादा। आप क्लेविकल की पोजीशन से देख के बता सकते हो कि ये एबनॉर्मल एक्सरे या फिर पेशेंट रोटेट हो गया एक्सरे के दौरान। दूसरा ब्रीदिंग चेक करते हैं, ब्रीदिंग में देखेंगे कि पेशेंट ने एक्सरे के दौरान, ड्यूरिंग एक्सरे जिस टाइम एक्सपोजर हो रहा था उस टाइम पेशेंट ने अच्छे से इनहेल किया था या नहीं किया था। देखो अगर पेशेंट ने प्रॉपर इनहेलेशन किया है, भाई जब भी एक्सरे होता है या आपने कभी अपना एक्सरे करवाया हो तो आपने नोटिस किया होगा टेक्नीशियन एक्सपोजर करने से पहले बोलता है कि एक लंबी गहरी सांस लो, अंदर सांस को रोक के रखो, उसके बाद टेक्नीशियन एक्सपोज करता है। तो एक्सरे एक्सपोजर से पहले हमें इंडिकेट करना है पेशेंट को कि सांस अंदर लेनी है ताकि क्लियरली विजिबल हो लंग्स फील्ड आपकी, जो भी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है वो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स अच्छे से हमें दिखाई दे जाए। तो अगर इनहेल किया है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका नोट सेट के अंदर, अगर इनहेलेशन अच्छे से किया है तो कितनी नंबर ऑफ रिब्स विजिबल होंगी एक्सरे के अंदर। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन
हमें 9 to 10th नंबर ऑफ रिब्स 11 तक भी देखने को मिल सकती है। बेटर आंसर जाएगा 10। 10 नंबर ऑफ रिब्स आपकी क्लियरली विजिबल होगी एक्सरे में, अगर वो इनहेलेशन का एक्सरे है तो। अगर एक्सलेशन का एक्सरे है तो यही नंबर आपका 7-8 रिब्स तक आ जाता है, कम हो जाता है हमारा। कि सर अगर पूरी 12 रिब देखने को मिल रही है तो, पूरी 12 की 12 रिब्स देखने को मिल रही है तो इसका मतलब हाइपर इन्फ्लेशन किया है, सॉरी हाइपर इनहेलेशन किया है पेशेंट ने। सर हाइपर इनहेलेशन किस कंडीशन में करता है? तो अगर पेशेंट को सीओपीडी की कंडीशन है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस डिसीज, अगर पेशेंट को सीओपीडी है, उस कंडीशन में आपको पेशेंट के लंग्स हाइपर इनहेल्ड दिखाई देंगे, 12 की 12 रिब्स आपको देखने को मिलेगी, लंग फील्ड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है हमें सीओपीडी के पेशेंट्स में। समझ में आया? सेकंड, फर्स्ट एयरवे से ए से बात की एयरवे, सेकंड बी से बात की हमने बोन्स में, क्लेविकल बोन कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, क्लेविकल बोन का नॉर्मल पोजीशन है, क्लेविकल बोन हमारी ब्यूटी बोन। और ब्रीदिंग चेक की, इनहेलेशन में 9 to 10 रिब्स, हाइपर इनहेलेशन में 12 रिब्स क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं सी। सी से आ गया हमारा कार्डियक। सी से क्या देखते हैं? सी से देखते हैं हम कार्डियक। कार्डियक सिलोटे नाम दिया जाता है, कार्डियक सिलोट नाम दिया जाता है उसको। कार्डियक सिलोट में क्या चेक किया जाता है? कार्डियक सिलोट में कार्डियक नोचेस देखी जाती है हमारी, बेसिकली राइट साइड में, राइट साइड में। अच्छा, ब्रीदिंग के अंदर भाई एक और चीज आती है हमारी, ब्रीदिंग के अंदर जो आपको ये वेब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहे होंगे इस प्रकार से, धागे से दिखाई दे रहे होंगे इस प्रकार से, इन धागों को नाम दिया जाता है हाइलम। राइट साइड में राइट हाइलम नाम देते हैं और लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइलम नाम दिया जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये लंग फील्ड्स को डिनोट करता है। इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट की लंग फील्ड्स कितनी है, कहां तक एयरवे पेशेंट का जा रहा है। जब न्यूमोथोरेक्स होता है तो ये काफी कम होने लग जाते हैं, कोई भी मास होगा तो ये पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा, तो वो हम एबनॉर्मल एक्सरेज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इनको नाम दिया जाता है हाइलम। चलिए वापिस से आते हैं कार्डियक सिलोट पर। कार्डियक सिलोट के अंदर देखते हैं हम, हार्ट की शेप चेक करनी है सबसे पहले। राइट साइड में जो हार्ट की शेप दिखाई दे रही है, ये डिनोट करेगी हमारा कौन सा चैम्बर? राइट एट्रियम। राइट साइड के अंदर जो हार्ट की शेप दिखाई देती है वो राइट एट्रियम को डिनोट करती है। और सिमिलर जो लेफ्ट साइड में हमें हार्ट का चैम्बर दिखाई देता है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल को डिनोट करता है। तो भाई ये चीज हमें याद रखनी होगी, राइट साइड में जो हमें चैम्बर दिखाई दे रहा है एक्सरे के अंदर वो राइट एट्रियम को डिनोट कर रहा है, और लेफ्ट साइड में जो चैम्बर दिखाई दे रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को डिनोट कर रहा है हमारा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो नोरसेट में पूछा जाएगा, जो हार्ट का डायामीटर है, जो हार्ट का पूरा डायामीटर है, जो लेंथ है हमारी हार्ट की, वो पूरी थोरेसिक की लेंथ से 50% या उससे कम होनी चाहिए। लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी से हार्ट का डायमीटर लेस देन 50% होना चाहिए, जिसको हम कार्डियोथोरेसिक डायमीटर भी नाम देते हैं। तो कार्डियोथोरेसिक डायमीटर कितना होना चाहिए अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो सर कार्डियोथोरेसिक डायमीटर लेस देन 50% होना चाहिए नॉर्मल एक्सरे के अंदर। सर अगर 50 से ज्यादा है, अगर 50 से ज्यादा है तो मतलब कार्डियक एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है पेशेंट में। कार्डियक एनलार्जमेंट किस कंडीशन की वजह से हो सकता है वो हम सिम्टम्स से रिलेट करेंगे। क्लियर हो रही है बात? सबसे फर्स्ट डिस्कस किया एयरवे, सेकंड बोन्स एंड ब्रीदिंग, थर्ड इज कार्डियक सिलोट। कार्डियक सिलोट में डिस्कस किया चेंबर्स, राइट साइड में आ रहा है हमारे पास राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। डायमीटर को चेक करना है, कार्डियक थोरेसिक डायमीटर कितने से कम होना चाहिए? लेस देन 50% से कम होना चाहिए। मतलब जो लार्जेस्ट डायमीटर है थोरेसिक कैविटी का, उसके 50%, उसके आधे डायमीटर से भी कम होना चाहिए हार्ट का डायमीटर। और तीसरी चीज और देखी जाती है यहां से, आयोटिक आर्क की नोच भी चेक करनी है। अगर एबनॉर्मल कंडीशन कुछ होगी तो यहां पर एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है आयोटिक आर्च के अंदर। क्लियर हो रहा है? 3 पॉइंट क्लियर हुए हमें अच्छे से, एयरवे, ब्रीदिंग, कार्डियक। नेक्स्ट आ रहे हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास डी से डायफ्राम।
फोर्थ पॉइंट है डी से डायफ्राम। डायफ्राम के अंदर चेक करना है डायफ्राम का लेवल। रिब्स देखिए हमने कितनी रिब्स क्लियरली विजिबल है। डायफ्राम के आसपास कोई गैसियस शेडो तो नहीं देखने को मिल रही है। डायफ्राम के ऊपर और डायफ्राम के नीचे दोनों जगह पर असेस करना है कि कोई गैस की शेडो तो प्रेजेंट नहीं है। अगर डायफ्राम के नीचे देखने को मिल रही होगी तो वो आपकी इंटेस्टाइन या स्टमक से रिलेटेड है। देखो जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है, ये हमारे स्टमक से रिलेटेड है, ये स्टमक की गैसियस शैडो देखने को मिल रही है। अगर डायफ्राम के ऊपर की तरफ गैसियस शैडो देखने को मिलती है तो मतलब लंग्स फील्ड में कोई गैस कलेक्शन हो गया है। अगर व्हाइट पैच देखने को मिल रहा है तो लंग फील्ड में कोई मास कलेक्शन हुआ है हमारा। तो डायफ्राम से हम रिलेट करते हैं गैसियस शैडोज को कि वो लंग फील्ड में है या फिर नीचे हमारा जीआई ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो दोनों डायफ्राम्स को हमें क्लियरली असेस करना है। डायफ्राम का एंगल क्लियरली विजिबल है या नहीं है। राइट डायफ्रामेटिक कर्व एंड लेफ्ट डायफ्रामेटिक कर्व, वैसे सिंगल होता है हमारा लेकिन कर्व दो दिखाई देंगे आपको अलग अलग। राइट डायफ्रामेटिक एंड लेफ्ट डायफ्रामेटिक कर्व क्लियरली विजिबल होने चाहिए एक्सरे के अंदर। सेकंड हमारे दो एंगल्स चेक किए जाते हैं। भाई एंगल चेक करते हैं हम, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल। हार्ट और लंग्स के बीच का एंगल और हमारा रिब्स और डायफ्राम के बीच का एंगल, दोनों एंगल क्लियरली विजिबल होने चाहिए। अगर ये शार्प की जगह पर ब्लंट देखने को मिल रहे हैं, अगर यहां पर व्हाइट शेडो देखने को मिल रही है आपको, तो वो क्लियरली इंडिकेट करेगा प्लूरल इफ्यूजन को। अगर आपको व्हाइट शेडोज देखने को मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर आपको ये एंगल बिल्कुल शार्प दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, कोई कलेक्शन ऑफ फ्लूइड नहीं देखने को मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? डायफ्राम समझ में आया? डायफ्राम को असेस करना है। और लास्ट ई से आता है हमारा एक्स्ट्रास। इसके अलावा जितनी भी चीजें बचती हैं वो सब हमारी एक्स्ट्रास के अंदर आ जाती है। रिब्स को चेक करना है, रिब्स आपकी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। सभी रिब्स आपको अच्छे से दिखाई दे रही है, कोई रिब का फ्रैक्चर नहीं है। ऐसे ही सेम वर्टिब्रल कॉलम को चेक करना है, वर्टिब्रा स्ट्रेट है, वर्टिब्रा में कोई इश्यू तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है वर्टिब्रा के अंदर, या स्कोलियोसिस लॉर्डोसिस की कंडीशन तो प्रेजेंट नहीं है, वर्टिब्राज में चेक करेंगे हम। ये सभी चीजें एक्स्ट्राज के अंदर इंक्लूड हो जाती है हमारी। समझ में आ रहा है? तो एक नॉर्मल एक्सरे को कैसे अप्रोच करना है, एक नॉर्मल एक्सरे को हमने कैसे देखना है, ये बात हमें सभी को अच्छे से समझ में आई है। अब हम एबनॉर्मल एक्सरे पर बढ़ सकते हैं। अब हम कोशिश कर सकते हैं एक्सरे के अंदर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स को ढूंढने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट इमेज है भाई हमारे पास सामने। फर्स्ट इमेज दिखाई दे रही है, किसी बच्चे का एक्सरे है, क्लियरली विजिबल हो रहा है हम सभी को। इस एक्सरे में क्या एबनॉर्मेलिटी ढूंढ पा रहे हैं हम? इस एक्सरे के अंदर क्या एबनॉर्मेलिटी ढूंढ पा रहे हैं? कोई एबनॉर्मेलिटी पकड़ में आ रही है क्या? अगर हम इस एक्सरे को देखते हैं, सबसे फर्स्ट सर एयरवे देखा, ट्रैकिया बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है, कहीं भी डेविएटेड नहीं हुआ है अभी तक ट्रैकिया हमारा। सेकंड ब्रोंकस देखा हमने, यहां पर हाइलम भी दोनों क्लियर दिखाई दे रहे हैं। कार्डियक सिलोट की बात की तो राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल भी नॉर्मल देखने को मिल रहा है, एनलार्ज नहीं देखने को मिल रहा है। थोरेसिक कार्डियोथोरेसिक रेशियो अप्रोक्स हमारा कम ही होगा। अगर एंगल्स की बात करें तो एंगल्स भी क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, एंगल्स भी क्लियरली विजिबल हो रहा है हमारा। प्लूरल इफ्यूजन भी नहीं है सर इस एक्सरे में। मुझे कोई फ्रैक्चर भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी क्लेविकल या रिब्स का फ्रैक्चर भी नहीं देखने को मिल रहा है। वर्टिब्रल कॉलम भी बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है। तो सर क्या गड़बड़ हो सकती है इस एक्सरे के अंदर? कोई पहचान पा रहेगा क्या एबनॉर्मेलिटी हो सकती है? किस कंडीशन का एक्सरे है हमारा? देखो अगर हम इस एक्सरे को बिल्कुल गौर से ध्यान से देखेंगे तो मुझे देखने को मिलेगा कि इस पोर्शन में ब्लैक कलर कुछ ज्यादा ही डार्क दिखाई दे रहा है। सभी नोटिस कर पा रहे हैं? इस पोर्शन के अंदर ब्लैक कलर कुछ ज्यादा ही डार्क देखने को मिल रहा है। यहां पर
ब्लैक शेडो जो हमें दिखाई दे रही है वो बिल्कुल डार्क कलर की ब्लैक शेडो दिखाई दे रही है रिमेनिंग लंग्स से, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो। कभी भी किसी भी एक्सरे के अंदर अगर हमें ब्लैक कलर की या डार्क ब्लैक कलर की शेडो अगर दिखाई देती है तो भाई हमेशा याद रखना वहां पर एयर ट्रैप हो रखी है। एयर हमारी जो रेज आती है उन रेज को क्लियरली पास करा देती है, तो वो एयर आपको डार्क ब्लैक कलर के अंदर दिखाई देंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, जैसे प्लूरल इफ्यूजन में वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो सब चीजें हमें व्हाइट कलर से देखने को मिलती है। जैसे बोन्स प्रेजेंट है तो बोन्स किस कलर से दिखाई देंगी? व्हाइट कलर से दिखाई देती है। हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट किस कलर से दिखाई दे रहा है? व्हाइट कलर से दिखाई दे रहा है। ब्रोंकस प्रेजेंट है हमारे, हाइलम है, किस कलर से दिखाई दे रहा है? व्हाइट कलर की ओपेसिटी बन रही है हमारी। लेकिन जहां पर सिर्फ एयर होगी, एयर के सिवा कुछ भी नहीं होगा, वो हमें कंप्लीट ब्लैक कलर से दिखाई देगा। तो अगर मैं इस इमेज को ध्यान से देखता हूं तो मुझे इस इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है कि इस पोर्शन में सिर्फ एयर देखने को मिल रही है। और अगर और ध्यान से गौर किया जाए तो मुझे यहां पर एक लाइन दिखाई देगी इस प्रकार से। क्या ये लाइन सभी को दिख रही है? क्या ये लाइन को सब बच्चे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? अगर ये लाइन हमें दिखाई दे रही है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हमारा लंग फील्ड है। ये बच्चे का लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग अंदर की तरफ जाने लगा है, जो उसका रिब केज है, जो उसकी प्लूरल कैविटी है, वहां से अंदर की तरफ शिफ्ट होने लग गया है लेफ्ट लंग। बाहर में एयर ट्रैप हो गई है। तो अगर थोरेसिक कैविटी के अंदर एयर देखने को मिलती है तो उस डिसीज कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है बच्चों? उस कंडीशन को हम नाम देते हैं न्यूमोथोरैक्स। उस कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है? न्यूमोथोरैक्स नाम दिया जाता है। देखो सिमिलर इसको रिलेट करके देखो राइट साइड ऑफ लंग के साथ। राइट साइड ऑफ लंग में मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, यहां तक भी आपकी ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स दिखाई दे रही है, जिसके अंदर एल्वोलाइज प्रेजेंट है, जिसके अंदर जाकर एयर जा रही है। यहां तक आपका क्लियर लंग विजिबल हो रहा है। लेकिन लेफ्ट साइड के साथ अगर हम उसी चीज को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट साइड में मुझे ये लाइन दिखाई देगी, जिससे जो डिनोट कर रही है कि पेशेंट का लंग, बच्चे का लंग अंदर की तरफ शिफ्ट होने लग गया है, उसके बाहर एयर का कलेक्शन हो चुका है। कंडीशन इज नोन एज न्यूमोथोरैक्स। और न्यूमोथोरैक्स एक मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन है, जिसको अर्ली ट्रीटमेंट, एज सुन एज पॉसिबल ट्रीटमेंट हमें देना होता है। क्लियर हो रहा है? बहुत इजी है, कंडीशन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखो अगर नॉर्मल एक्सरे हमें अच्छे से समझ में आ गया है तो एबनॉर्मेलिटीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आराम से। नेक्स्ट कंडीशन पर बढ़े। चलो नेक्स्ट एक्सरे देखने को मिल रहा है हमारे पास। इसको तो भाई देख के झट से पहचान जाओगे, फटाफट से पहचान जाएंगे। बताओ जल्दी से कौन सा एक्सरे है, कौन सी कंडीशन है, क्या डिसीज कंडीशन का एक्सरे है हमारा। बार बार हमने डिस्कस किया था नॉर्मल एक्सरे जब हम पढ़ रहे थे, तो इस एक्सरे के बारे में बार बार डिस्कस कर रहे थे कि ओपेसिटी देखने को मिलती है, ओपेसिटी देखने को मिलती है। अगर एयर होगा तो ब्लैक कलर दिखाई देगा, एयर के अलावा कुछ भी प्रेजेंट होगा तो व्हाइट कलर की ओपेसिटी देखने को मिलेगी हमें। तो व्हाइट कलर की ओपेसिटी किस कंडीशन में, क्या डिसीज कंडीशन हो सकती है यहां पर? इस पेशेंट का जो लंग फील्ड है वो लंग फील्ड सिर्फ यहां तक देखने को मिल रहा है। होना कहां तक चाहिए था? होना चाहिए था पेशेंट का लंग फील्ड यहां तक लंग फील्ड होनी चाहिए थी पेशेंट की। तो जो ये रिमेनिंग नीचे का पोर्शन है, जो राइट लोअर लोब है पेशेंट का, वो राइट लोअर लोब पेशेंट का अपवर्ड शिफ्ट हो चुका है कंप्लीटली। क्या कंडीशन हो सकती है सर? कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का फ्लूइड कलेक्शन यहां पर नीचे की तरफ हुआ है, जिससे हमारी कार्डियोफ्रेनिक एंगल भी नहीं दिखाई दे रहा है, राइट एट्रियम भी विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो इस पोर्शन में कोई फ्लूइड कलेक्शन हुआ है, थोरेसिक कैविटी के अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड कलेक्शन हुआ है। तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी आपकी बच्चों? प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन पढ़ा है हमने रेस्पिरेटरी के अंदर। प्लूरल इफ्यूजन में कलेक्शन ऑफ फ्लूइड देखने को मिलेगा इन प्लूरल कैविटी। तो इस प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है, इस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड कलेक्ट हो गया, तो रिमेनिंग वर्किंग लंग आपको दिखाई दे रहा है और नीचे फ्लूइड की वजह से व्हाइट ओपेसिटी देखने को
मिलती है। अब यहां से एक और लेवल अप क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, ये तो बेसिक बात हो गई। एक और लेवल अप क्वेश्चन हो सकता है हमारा कि जो रिमेनिंग लंग फील्ड आपको दिखाई दे रही है, इस रिमेनिंग लंग फील्ड के लिए एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। इस एंगल को बोला जाता है मेनिस्कस। इस एंगल को क्या नाम दिया जाता है? मेनिस्कस नाम दिया जाता है। इस पोर्शन को नाम दिया जाता है, जो रिमेनिंग लंग फील्ड बची है हमारी, जो लास्ट एंगल बचता है, उस एंगल को नाम देते हैं हम मेनिस्कस, MENI, मेनिस्कस। विजिबल हो रहा है? अब इस एंगल को नाम दिया जाता है मेनिस्कस। तो ये कंडीशन कौन सी है? प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन है। सर मान लो एग्जाम में प्लूरल इफ्यूजन नहीं है, ऑप्शन में प्लूरल इफ्यूजन नहीं है, सेम एक्सरे आपको एग्जाम में दे दिया गया और ऑप्शन में प्लूरल इफ्यूजन नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या आंसर लगाया जाए? मेनिस्कस प्रेजेंट है, प्लूरल इफ्यूजन नहीं है एग्जाम के अंदर, तो क्या आंसर लगा सकते हो? और किसी कंडीशन में सेम एक्सरे देखने को मिल सकता है क्या? क्या और किसी कंडीशन में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एक्सरे देखने को मिल सकता है हमें? तो सर बिल्कुल देखने को मिल सकता है, अगर बच्चे में या पेशेंट में हीमोथोरैक्स की कंडीशन होगी। अगर एक्सरे के अंदर या बच्चे में हीमोथोरैक्स डेवलप हो रहा है। देखो हीमोथोरैक्स भी बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है प्लूरल इफ्यूजन के जैसे। प्लूरल इफ्यूजन में कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो रहा है, कलेक्शन ऑफ वाटर देखने को मिल रहा है। हीमोथोरैक्स के अंदर कलेक्शन ऑफ ब्लड देखने को मिल रहा है। तो भाई एक्सरे के अंदर तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एक्सरे के अंदर तो आप नहीं बता सकते हो कि ये फ्लूइड है, ये वाटर है या ये ब्लड है। एक्सरे में तो सिर्फ ओपेसिटी देखने को मिलती है। तो बिल्कुल सेम एक्सरे, बिल्कुल सिमिलर एक्सरे देखने को मिलेगा हीमोथोरैक्स में भी और प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन में भी। सर क्या दोनों ऑप्शन आ सकते हैं क्या एग्जाम में? भाई दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि दोनों में सिमिलर एक्सरे ही देखने को मिलता है। सिर्फ एक्सरे फाइंडिंग से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हीमोथोरैक्स और प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। उसके लिए आपको नेक्स्ट सीटी कराने की जरूरत है, या फिर सिम्टम्स से रिलेट करके हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर एस्पिरेट करके देखेंगे कि पेशेंट को हीमोथोरैक्स है या फिर प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? एबनॉर्मेलिटीज पकड़ पा रहे हैं अब हम। नॉर्मल एक्सरे जिस बच्चे को समझ में आ गया, नॉर्मल एक्सरे कैसे देखना है ये बात क्लियर हो गई है, वो एबनॉर्मेलिटीज को इजीली पकड़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट एक्सरे पर बढ़े। अब भाई ये सभी बच्चे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आई थिंक ये एक्सरे सभी बच्चे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है दूर से ही, दूर से ही बिल्कुल साफ साफ देखने को मिल रहा है। बार बार चिल्ला चिल्ला कर बताया जा रहा था कि कार्डियोथोरेसिक एंगल कितना होना चाहिए। कार्डियोथोरेसिक एंगल, ओ सॉरी, कार्डियोथोरेसिक डायमीटर कितना होना चाहिए? तो कार्डियोथोरेसिक डायमीटर शुड बी लेस देन 50%। जो वाइडेस्ट या लार्जेस्ट डायमीटर है हमारी थोरेसिक कैविटी का, उसके 50% से कम होना चाहिए आपका कार्डियक डायमीटर। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखता हूं इस एक्सरे को, तो यहां पर कार्डियक डायमीटर ज्यादा देखने को मिल रहा है। कार्डियक डायमीटर 50% से ज्यादा देखने को मिल रहा है थोरेसिक कैविटी के कंपैरिजन में। एक आइडिया लग जाता है भाई, देखने से एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये कार्डियक थोरेसिक डायमीटर हमारा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कौन सी कंडीशन हो सकती है? कौन सी कंडीशन हो सकती है हमारी? कार्डियक एनलार्जमेंट या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अभी हम बात करके आए थे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। अब हम बात कर रहे हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन, या फिर फर्दर अगर ये सीवियर वर्सन हो जाती है कंडीशन तो कार्डियक टेम्पोनेट भी नाम देते हैं हम इसको। मोर देन 200 ml अगर फ्लूइड कलेक्शन हो जाए तो उसे कार्डियक टेम्पोनेट भी नाम दिया जाता है। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट देखने को मिला। यहां तक बिल्कुल सिंपल है, एक्सरे देख के कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कार्डियोथोरेसिक रेशियो ज्यादा देखने को मिल रहा है सर, कार्डियक एनलार्जमेंट है, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका लेवल अप क्वेश्चन क्या आएगा? लेवल अप क्वेश्चन क्या बनाया जाए कि ये कौन सी शेप है, या फिर एग्जामिनर ने क्वेश्चन शेप के साथ दे दिया। बताओ वाटर बोतल शेप हार्ट किस कंडीशन में देखने को मिलता है? वाटर बोतल शेप हार्ट किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? भाई पहले के जमाने में ऐसी पानी की बोतलें आती थी, या फिर उनको पोटलियां बोलते हैं, जो
रेगिस्तानी इलाके हैं जहां पर पानी कम मिलता है, वहां लेदर की वाटर बॉटल्स बनाई जाती है। तो वो वाटर बॉटल्स कुछ इस शेप की होती है हमारी। तो वाटर बॉटल शेप हर्ट किस कंडीशन में देखने को मिलता है? वाटर बॉटल शेप हर्ट इज सीन इन पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन में एक्सरे फाइंडिंग के अंदर हमें वाटर बॉटल शेप हर्ट देखने को मिलता है। सभी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्लियरली? देखो नेक्स्ट इमेज के साथ रिलेट करेंगे, नेक्स्ट एक्सरे इमेज के साथ रिलेट करेंगे। सेम पेरिकार्डियल इफ्यूजन की कंडीशन दिखाई दे रहा होगा भाई, ऐसी वाटर बोतल देखने को मिलती है हमें एक्सरे के अंदर। सेम वाटर बोतल दिखाई दे रही है यहां पर भी, राइट एट्रियम इधर से, लेफ्ट वेंट्रिकल उधर से, पूरे हार्ट का एनलार्जमेंट है, मोर देन 80% कवर किया है कार्डियोथोरेसिक रेशियो को, और ये वाटर बोतल शेप बनाई है। वाटर बोतल शेप हार्ट सीन इन कौन सी कंडीशन है, क्या डिसीज है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। क्या कंडीशन प्रेजेंट है यहां पर पेशेंट को? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। किस कंडीशन का एक्सरे दिखाई जा रहा है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन का एक्सरे हमें देखने को मिल रहा है। समझ में आ रही हैं चीजें? रिलेट कर पा रहे हैं भाई हम चीजों को? एक्सरेज को खुद से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही कम से कम 15 से 20 एक्सरे और है हमारे पास। अभी तो सिर्फ हमने 2-3 एक्सरे डिस्कस किए हैं, ऐसे ही कम से कम 15 से 20 एक्सरेज और है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ लेवल अप क्लासेस के अंदर। यूट्यूब पर अकॉन देहरादून की फ्री लेक्चर सीरीज है, नेक्स्ट नॉरसेट तक कंटिन्यू करेंगे हम। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन हम कवर कर सके। देखो क्या होता है, मेरे एक्सपीरियंस से ज्यादातर बच्चे 50 to 60 मार्क्स तक या 50 to 60% तक कवर कर लेते हैं। अगर हम 100 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सर मेरे 50 नंबर तो इजीली आ जाते हैं। कोई कोई बच्चे होंगे जो अभी 45 मार्क्स पे होंगे, सर मेरे 55 मार्क्स तक तो हर बार बन जाते हैं। सर मेरे 58-60 मार्क्स तक तो हर बार आ जाता हूं। सर मैं 65% तक तो हर बार पहुंच जाती हूं। लेकिन जो लास्ट की रेस है उस तक कैसे पहुंचा जाए, जो लास्ट की फाइनल दौड़ है वहां तक हम कैसे पहुंचे, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक लेवल नेक्स्ट तैयारी करनी होगी। जो वो 5 से 10 क्वेश्चन है भाई, उन्हीं 5 से 10 क्वेश्चन का सारा गेम होता है। सारा कंपटीशन वही 5 से 10 क्वेश्चंस पे होता है। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है, जो बच्चा अच्छे से नॉलेज रिटेन करता है, चीजों को बार बार रिवाइज करता है, वही इस 75 तक आता है। 60 भाई आपको कोई भी नहीं बोल रहा है कि पूरे 100% मार्क्स लेके, आपको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि नॉरसेट एग्जाम में 98% तक मार्क्स लेके आने चाहिए। मैं बोलता हूं मेरे खुद के 98% मार्क्स नहीं आ सकते अगर नॉरसेट देता हूं। जो नॉरसेट एग्जाम बना रहा है, नॉरसेट पेपर बना रहा है, उसके खुद के मार्क्स नहीं आ सकते 98%। आप अपने नॉरसेट के क्वेश्चन, अपने अगर कोई भी हॉस्पिटल में वर्किंग है, प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी कोई भी वर्किंग है, तो अपने आसपास के डॉक्टर से, फिजिशियन से, सर्जन से पूछकर देखना नॉरसेट के क्वेश्चन, उनके भी क्वेश्चंस गलत मिल जाएंगे। तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप 95% मार्क्स लेके आओ, 100% मार्क्स लेके आओ, लेकिन यहां तक पहुंचना पड़ेगा अगर हमें रेस में रहना है। अगर हमें रैंक लेकर आनी है तो वो 10 से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको रैंक तक पहुंचाएंगे, जो आपको आपके एम्स तक लेकर जाएंगे। जिस एम्स में आप जाना चाहते हो, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक आप पहुंचना चाहते हो, वही 5 से 10 क्वेश्चन का गेम है। 5 से 10 नेगेटिव और 5 से 10 करेक्ट क्वेश्चन, पूरा गेम यहां पर ही रुका हुआ है। तो इन्हीं 5 से 10 क्वेश्चंस को इंप्रूव कराने के लिए, वही लास्ट फाइनल पुश कराने के लिए ये लेवल अप सीरीज चला रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप सब कंटिन्यू रहेंगे। आपके कंटिन्यूएशन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नई नई वीडियोस लाता रहूंगा, नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाता रहूंगा, जो आपके नॉरसेट में बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो किसी भी सेंटर पे नहीं देखने को मिलेंगे। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास।